हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये दिखाया था मटेरियल कौन कौन से होते हैं, डक्टाइल होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज देख ली थी, दोनों की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी किया था। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये भी देखा था जो डिफरेंट ग्रेड के स्टील्स होते हैं उनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को बढ़ाया जाए तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी वो आधी क्लास होगी क्वेश्चन बेसिस और आधी क्लास होगी आपकी थ्योरी बेसिस। एक टॉपिक बचा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, को डिस्कस करना है, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों किस तरह से किए जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, ए बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स of 15 kilonewton. Length and diameter of the bar are 120 mm and 30 mm respectively. Right? Find tensile stress in megapascal. Second, tensile strain. Strain की कोई यूनिट नहीं होती, right? Third, deformation in mm. Change in length पूछ रहा है. और लास्ट है lateral strain if फाइनल डायामीटर ऑफ 28 mm। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है टेक E इक्वल्स 200 गीगा पास्कल। E क्या है बच्चों? E है यंग मॉडुलस। E जो है वो है यंग मॉडुलस, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिगर भी हमें गिवन है। तो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है बच्चों, जो मैं आपको अब तरीका सिखाऊंगा आपको वही तरीका फॉलो करना है, राइट। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रब करूंगा, राइट। जिस तरीके से मैं आपको लिखाऊंगा क्वेश्चन, पेपर में भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। अगर कोई कन्वेंशनल पेपर है जैसे एसएससी जेईई का मेंस होता है, उसमें क्या किस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो, राइट। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ये हमारा है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फिगर बनाना बच्चों अच्छे से। सबसे पहला काम आपको होता है फिगर बनाने का। सॉम में जो खेल है बच्चों वो फिगर का ही है। ये हमें दिया हुआ है, यहां टेंसाइल फोर्स लगा हुआ था 15 किलो न्यूटन का, राइट। यूनिट का खास ख्याल रखना है, ऐसा नहीं है आपने P इक्वल्स 15 लिख दिया। यूनिट का खास ख्याल रखना बच्चों, यूनिट के साथ लिखना है हमेशा। डायामीटर कितना दिया हुआ था बच्चों, ये इनिशियल डाया है, राइट। ये दे रखा था 30 mm, राइट। और जो बच्चों लेंथ है ये हमें दे रखी है 120 mm। जब आप फिगर में ये डायमेंशन दिखा दे तो आप यहां भी लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे गिवन लेंथ ऑफ बार कितनी दे रखी है, 120 mm, ठीक है। डायामीटर ऑफ बार कितना दे रखा है, 30 mm। और कौन सा डायामीटर है बच्चों, यह है इनिशियल डाया। तो लिखना कैसे होगा, यहां इनिशियल डायामीटर ऑफ बार, ठीक हो गई बात। और क्या क्या गिवन है, गिवन है फोर्स यानी कि टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स आपको गिवन है P इक्वल्स 15 किलो न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये काम आपको करना है, फिगर बनाना है और इस तरह से लिखना है। फिर आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा था, टेंसाइल स्ट्रेस पूछी थी, किसमें, मेगा पास्कल में, ठीक है। फर्स्ट पास में हमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल लोड है तो जनरेट क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू P बाय एरिया, राइट। एरिया कौन सा होगा, एरिया होगा ये। तो ये एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है पाई r स्क्वायर। r को हम क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं d बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी d बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 d स्क्वायर, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा क्या होगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये जो पाई बाय 4 होता है ना,
इसकी एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं 0.785। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और जब 3.14 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये आएगा 0.785 इंटू डी स्क्वायर। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें सर्कुलर आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना हो तो आप सीधे सीधे एरिया लिखेंगे क्या 0.785 डी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया कैसे आएगा? ये आएगा 0.785 तो है ही। डायमीटर कितना दिया बच्चों? डायमीटर दे रखा है 30 mm। चूंकि ये कौन सा डायमीटर होगा? ये इनिशियल डायमीटर होगा। क्या होगा? इनिशियल डाया। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 30 का होल स्क्वायर। ये तो आपका एरिया आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ये आपका एरिया आ चुका है। अब जब एरिया हमारे पास आ गया तो अब मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगी बच्चों बताओ? स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस है हमारी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 15 किलो न्यूटन है बच्चों। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करें, मैंने आपको पहले बताई थी बात। फोर्स हमेशा किस में लेना है? न्यूटन में। और डायमेंशन किस में लेनी है? एमएम में। डायमेंशन मेरी एमएम में है, अगर नहीं होती तो मैं एमएम में चेंज करता। और एरिया कितना है? ये 0.785 इंटू 30 का होल स्क्वायर। तो जब बच्चों यहां से इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, जब यहां से आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी? ये आएगी 15 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.785 और इसको डिवाइड कर देंगे 30 के होल स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 21.23 मेगा पास्कल। कितनी आई? 21.23 मेगा पास्कल। तो इतनी टेंसाइल स्ट्रेस होगी बच्चों। अच्छा, आपने अभी देखा कि सर तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो बच्चों मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, और ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, एग्जामिनर डेटा कुछ ऐसा देगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, अभी तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड डेटा देके ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसलिए कैलसी की जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो वहां तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो डेटा होता है वो इजी अवेलेबल होता है या इजी गिवन होता है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट तो बच्चों हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारी जो स्ट्रेस होगी वो कितनी आएगी 21.23 मेगा पास्कल। क्यों आई? क्योंकि मैंने फोर्स किस में लिया था? मैंने फोर्स लिया था न्यूटन में, और डायमेंशन ली थी एमएम में। तो ये स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा एमएम स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं? मेगा पास्कल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बी पार्ट में पूछा है टेंसाइल स्ट्रेन। बी पार्ट में क्या पूछा है? टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन देखो कैसे निकालेंगे अब। तो मुझे पता है क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? स्ट्रेन के। राइट, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेस है तो ये भी क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेन। कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की बात करते हैं हम, तो सिग्मा इक्वल्स कितना आ जाएगा? E इंटू एप्सिलॉन। E कितना है? गिवन है। E की वैल्यू क्या दे रखी है? E दे रखा है 200 गीगा पास्कल। राइट, अब बच्चों स्ट्रेन ये है, स्ट्रेन हमें पूछी है तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेस कितनी आई बच्चों? 21.23। अब ये ध्यान रखना, ये तो है मेगा पास्कल में, ठीक है, और ये दिया हुआ है गीगा पास्कल में। तो ये जो गीगा पास्कल है मेगा पास्कल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 21.23, ये आ जाएगा 200। और मैंने आपको लिखवाया था 1 गीगा पास्कल किसके बराबर होता है? 1 गीगा पास्कल 10⁻³ मेगा पास्कल के बराबर होता है। तो यहां भी मेगा पास्कल होगा और यहां भी मेगा पास्कल होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट होके? ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.0010। राइट, इतनी स्ट्रेन होगी आपकी। कौन सी? ये होगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सी होगी? टेंसाइल स्ट्रेन।
तो आई होप ये आपको क्लियर है टेंसाइल स्ट्रेन हमने कैसे निकाली, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक हो गई बात। अच्छा, थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में पूछा है डिफॉर्मेशन इन एमएम। क्या पूछा है, डिफॉर्मेशन इन एमएम। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा एल, मैंने आपको बताया था। और मुझे पता है जो स्ट्रेन होती है मेरी वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। यही तो पढ़ा है हमने, राइट। और चेंज इन लेंथ को क्या कहते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन। चेंज इन लेंथ को कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन बराबर क्या आएगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। एल कौन सी होगी, इनिशियल कितनी है 120 mm। ये क्या है, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा बच्चों, डिफॉर्मेशन आ जाएगा स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ। अब इनिशियल लेंथ कितनी है, डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा हमारा, डिफॉर्मेशन यानी कि डेल्टा एल कितना आ जाएगा, स्ट्रेन है 0.0010 और ये कितनी है, ये रखिए 120, राइट। चूंकि ये mm में है तो ये भी डायमेंशन किस में आएगी, mm में। तो 120 इंटू 0.00010, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.012 mm। ये आपका आंसर हो गया। डिफॉर्मेशन कितना आया, 0.012 mm। अब अच्छा, इसमें एक लास्ट पार्ट कौन सा है, उसमें हमने लेटरल स्ट्रेन पूछी है। क्या पूछी है, लेटरल स्ट्रेन कब, जब डायामीटर घट के कितना आ जाए, जब डायामीटर घट के आ जाए 28 mm। कितना, 28 mm। इसका मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ेगी, टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो ये जो डायामीटर है बच्चों, ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर अब फाइनल डायामीटर कितना होगा 28 mm। तब पूछिए लेटरल स्ट्रेन क्या होगी। तो कैसे करें, सिंपल, लेटरल स्ट्रेन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्या होता है, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। तो लेटरल स्ट्रेन ये डी पार्ट हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, राइट। इसे लिखेंगे लेटरल। ये क्या होगा, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर डी नॉट। तो ये लेटरल स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, अब चेंज इन डायामीटर क्या होगा बच्चों, फाइनल डायामीटर ओरिजिनल डायामीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायामीटर। फाइनल डायामीटर कितना बच्चों 28 mm, ओरिजिनल कितना था 30, ये कितना है 30, ये कितना है नेगेटिव। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 ऊपर और ये आ जाएगी 30, यानी कि माइनस के 1 डिवाइड बाय 15, यानी कि 1 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.06, माइनस 0.06। तो लेटरल स्ट्रेन कितनी आई बच्चों, लेटरल स्ट्रेन आई माइनस 0.06। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, अब बात आती है ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है डायमेंशंस जो है हमारी वो डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज। यहाँ लेंथ बढ़ रही थी इसलिए टेंसाइल स्ट्रेन मेरी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन यहाँ डायमीटर डिक्रीज कर गया, यहाँ इतना डिक्रीज किया और यहाँ इतना डिक्रीज किया। तो जब डायमेंशन डिक्रीज होती है तो बच्चों स्ट्रेन जो होती है वो क्या आती है, वो आती है हमारी नेगेटिव। क्लियर हो गई, स्ट्रेन जो होती है वो क्या आती है, नेगेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन जो है किस तरह से लगाना है। कितना इजी हो जाता है जब आप फोर्स को न्यूटन में लेते हैं और डायमेंशन को mm में लेते हैं, तो आपको यूनिट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। यूनिट आएगी तो मेगा पास्कल आएगी, नहीं आएगी तो स्ट्रेन की नहीं आएगी, डायमेंशन जो भी कैलकुलेट होगी वो mm में कैलकुलेट होगी, राइट।
अच्छा बच्चों, अब एक बच्चों अभी हेडिंग डालो, क्या यूनी एक्सियल लोडिंग, हेडिंग डालो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है बात। यूनी एक्सियल लोडिंग, आपको पता है यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होती है? एक ही फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में, जैसा मैंने बताया आपको पहले, राइट? ये फोर्स हो गया, ये यूनी एक्सियल लोडिंग है मेरी, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया जिसकी वैल्यू होगी π/4 d², और ये मेरी लेंथ हो गई। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है कि जो स्ट्रेस होती है वो कौन से टेंसाइल फोर्स लगाए तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी बच्चों? सिग्मा इक्वल्स P/A, राइट? और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी बच्चों? वो होगी हमारी एप्सिलॉन डेल्टा L/L, या हुक्स लॉ से हम ये कह सकते हैं, अगर हम हुक्स लॉ की बात करें तो स्ट्रेस होता है हमारा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी हमारी σ/E, राइट? ये आ जाएगी σ/E, या तो ये स्ट्रेन हो गई, ये दो ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले। ठीक है, अब अच्छा ये क्या है? ये डेल्टा L/L है और ये σ/E है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं ये भी स्ट्रेन है और ये भी स्ट्रेन है। तो हमें क्या पता लगा कि जो डेल्टा L/L है बच्चों वो किसके बराबर होगा? σ/E के होगा कि नहीं होगा? और स्ट्रेस किसके बराबर है? P/A, तो यहाँ आ जाएगा P/A इंटू E। क्लियर है? ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये L जो है बच्चों ये P के साथ चला जाएगा, तो डेल्टा L/L कितना आया? ये आया P/AE, राइट? और यहाँ से जो डेल्टा L है वो आ गया PL/AE। क्या आ गया? PL/AE। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। जो मैंने डब्बे में बंद किए हैं उन रिलेशन को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टार मार्क किए हैं उनको कभी नहीं भूलना है, राइट? तो हमारा जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या? उसका फॉर्मूला P/A। जो हमारा स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या? σ/E या डेल्टा L/L। और ये जो डेल्टा L मैंने क्या निकाला? ये क्या है बच्चों? ये है डिफॉर्मेशन। ये क्या है? डिफॉर्मेशन। आप डायरेक्टली डिफॉर्मेशन यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे पीछे वाले क्वेश्चन में, राइट? जो डिफॉर्मेशन पूछा था। तो बच्चों ये बातें आपको क्यों बतानी है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, मेरे पास दो फॉर्मूले आए मेन। क्या आया? मेरे पास दो मेन फॉर्मूले आए। एक तो आ गया स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और एक आ गया डिफॉर्मेशन डेल्टा L इज इक्वल टू PL/AE। तो यानी कि पहला फॉर्मूला क्या है मेरा? कि जो स्ट्रेस है मेरी, स्ट्रेस सिग्मा, वो है P/A, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या आया मेरा? वो है डिफॉर्मेशन डेल्टा L इज इक्वल टू PL/AE। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कहाँ वैलिड होंगे? ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कहाँ वैलिड होंगे? जहां मेरा P जो है वो कांस्टेंट नेचर का, ये चेंज तो हो नहीं रहा, वो कांस्टेंट नेचर का हो। तो अब बच्चों यहां पर देखो दो बातें हमें समझनी है। क्या? कि ना तो यहाँ फोर्स चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नेचर का है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, राइट? तो जिस फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। क्या कहते हैं? स्टैटिक लोड, राइट? दूसरा ए जो है यानी कि एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये यहां भी उतना ही रहेगा, यहां भी उतना ही रहेगा। यानी कि बार क्या होना चाहिए? प्रिज्मेटिक। बार क्या होना चाहिए? प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब है यूनिफॉर्म एरिया।
और दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एल का, यहाँ बैठा है ई क्या बताता है? ई है यंग मॉडुलस। ये क्या बताता है? मटेरियल बिहेवियर। यानी कि अगर ई चेंज हो गया किसी भी मटेरियल का तो डेल्टा एल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है पी एल बाय ए ई, ये सिर्फ एक सिंगल मटेरियल में वैलिड होगा। यहाँ दो मटेरियल नहीं, एक ही है, इसलिए ई आ रहा है, ना E1 है ना E2 है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ए और बी, ये कब वैलिड करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैलिड कंडीशन। ये ध्यान रखना है आपको कि ये फॉर्मूले कब लगते हैं। पहली, बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक। बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या था बच्चों? यूनिफॉर्म एरिया। एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या होगी इसमें? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। क्या होना चाहिए? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। ऐसे लिखेंगे, बार मस्ट बी अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। और थर्ड क्या होगा बच्चों? मटेरियल मस्ट बी सेम। मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। मटेरियल मस्ट बी सेम। जहां ये तीनों कंडीशन होंगी वहीं ये फॉर्मूले वैलिड होंगे, वहीं हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूले इनवैलिड हो जाएंगे उस जगह पे। ठीक है, अब कहाँ ये इनवैलिड होते हैं ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसी को हमने स्टडी करना है। राइट, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में और थर्मल स्ट्रेसेस में। राइट, तो यूनि एक्सियल लोडिंग के क्या क्या केसेस निकलते हैं, स्टेप्ड बार क्या होती है सीरीज में, पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वहां हम बात करेंगे ये इन फॉर्मूलों की, ये वहां वैलिड होते हैं। राइट, अच्छा बच्चों, ये तो हमने एक बात देख ली कि यूनि एक्सियल लोडिंग के केस में ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे कैसे वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं जरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे। वैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बच्चों डिजाइन का टॉपिक होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक नहीं है वो। राइट, लेकिन चूंकि डिजाइन का फर्स्ट स्टेप कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जानना बहुत जरूरी है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम कर क्या रहे हैं। इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द डिजाइन। राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर मैं खाली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा जो एम होता है बच्चों, वो सिर्फ स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन के फॉर्मूले बनाने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले डिजाइन में यूज होते हैं। राइट, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली कंसेप्ट है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, वो एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट से अगर हम गो थ्रू होते हैं तो हम डिजाइन इजीली कर देते हैं। और क्यों करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों रखा जाता है, नाम से पता चल रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कुछ ना कुछ इसमें सेफ्टी कंडीशंस होती होंगी या ये मटेरियल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता होगा। तो वो चीजें हमें देखनी है, तो नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट कंडीशन हम डालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग क्या होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब यूज करते हैं, कब इसको कंसिडर करेंगे, ये मुझे आपको समझाना है, बहुत अच्छे से समझाना है। राइट, देखो बच्चों, ऐसा है कोई भी जो बॉडी होती है, वो जो डिजाइन होती है वो एक पर्टिकुलर फोर्स की कंडीशन या फोर्स के अकॉर्डिंग होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि जो मटेरियल होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो फोर्स डिसाइड करता है। ठीक है, वो फोर्स डिसाइड करता है। अब ये आपको पता होगा कैसे डिसाइड करता है फोर्स। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फोर्स कैसे मटेरियल को डिसाइड करता है। मटेरियल कंडीशंस ही हमेशा फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर टेंसाइल फोर्स है तो वहां हम ब्रिटल मटेरियल नहीं लेते, शेयर फोर्स है तो वहां डक्टाइल लेती है। अब आपको शायद ये बात समझ में आए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो शेयर में वीक है,
तो जब शेयर में वो वीक है तो फिर हम शेयर फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस पर शेयर फोर्स की जगह कोई और फोर्स आए या शेयर स्ट्रेस की जगह कोई और स्ट्रेस आए। ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनमें हम ये कोशिश करते हैं कि टेंसाइल फोर्स कम से कम जनरेट हो ताकि टेंसाइल स्ट्रेस कम से कम जनरेट हो, क्योंकि वो वीक है उसमें। यानी कि फोर्स हमारा डिसाइड करता है मटेरियल। अगर ये टेंसाइल फोर्स है तो ऑब्वियसली मैं इसे ब्रिटल मटेरियल नहीं लूंगा, क्योंकि ये टेंसाइल में वीक होगा तो ये तो प्रॉब्लम कर देगा, तो डिजाइन फेल कर जाएगा मेरा। तो बच्चों बात समझने की है कि ये जो पी फोर्स है इसी के करस्पॉन्डिंग डिजाइन होना है, ठीक है। अब डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन का मतलब होता है डायमेंशंस को कैलकुलेट करना, डायमेंशंस को कैलकुलेट करना। ये डाया होगा डी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं कहूं ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो टेंसाइल फोर्स लगाया तो मैंने मान लिया ये माइल्ड स्टील है, डक्टाइल मटेरियल है, क्योंकि ये टेंसाइल में तो वीक है नहीं, शेयर में वीक है, तो मैंने माइल्ड स्टील मटेरियल को चूज कर लिया कि ये माइल्ड स्टील मटेरियल है। ठीक हो गई बात। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने माना कि ये जो फोर्स P है, इस फोर्स P की जो वैल्यू है मान लो मैंने 10 किलो न्यूटन मान लिया। ठीक हो गई बात। कितना मान लिया? 10 किलो न्यूटन। और मुझे डिजाइनर ने क्या किया, डिजाइनर कहता है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि डक्टाइल मटेरियल का डिजाइन किस पे किया जाता है? यील्ड पे। तो मैंने बोला कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है मेरी, कौन सी? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड टेंसाइल देखूंगा क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। मुझे ये गिवन दे दिया कि ये जो है वो है 250 मेगा पास्कल। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है इसकी। इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस जनरेट होगी इस बॉडी पे तो ये फेल कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा स्ट्रेस जो होगी बॉडी की तो ये फेल कर जाएगा। अब मेरे दिमाग में ये बात आती है, चलो ठीक है। अब मैं उसने बोला कि इस मटेरियल को डिजाइन करना है कि इसका डायमीटर क्या रखी जाए। लेंथ से मतलब नहीं होता स्ट्रेस में, स्ट्रेस में सिर्फ डायमीटर से मतलब होता है बच्चों। लेंथ डिसाइड करता है डिफॉर्मेशन, लेंथ डिसाइड करेगी स्ट्रेन और डाया डिसाइड करेगी स्ट्रेस। ये बात भी अपनी कॉपी में नोट करके लिखना। जब हम डिजाइन करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है वो डिसाइड करता है स्ट्रेस, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होती है जो कि लेंथ वो डिसाइड करेगी स्ट्रेन। राइट। अच्छा, अब बात को यहां से समझना मेरी। ये हमें गिवन होता है, ये कौन देता है? ये डिजाइनर देता है हमें, ये वैल्यू हमें पता होती है। राइट। अब उसने कहा कि डायमीटर निकालना इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लगा दिया कि चूंकि मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। राइट। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। राइट। तो ये मुझे डिजाइनर दिया हुआ है, डिजाइनर ने कहा कि स्ट्रेंथ पे डिजाइन करो इसकी, तो मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे डिजाइन कर लेता हूं जो इसकी गिवन है। तो ये मुझे दे रखी है उसने कितनी? 250 मेगा पास्कल। यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि जो इंड्यूस स्ट्रेस है ये होती है जो सिग्मा होती है ना बच्चों, जो हम ये कैलकुलेट करते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आती है, ये कहलाती है इंड्यूस स्ट्रेस। क्या कहलाती है? इंड्यूस स्ट्रेस। क्या? सिग्मा, जो हमें है गिवन P अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक हो गई बच्चों बात। और ये जो होती है बच्चों ये है स्ट्रेंथ, ये डिजाइनर देता है कि इस पे डिजाइन करो। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने कहा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है कि इतने मेगा पास्कल से अगर ऊपर स्ट्रेस जनरेट हुई तो ये बॉडी फेल कर जाएगी, मुझे यहीं तक डिजाइन करना है कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम कंडीशन में क्या कहा कि जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है जो मेरी जनरेट हो रही है वो अगर मेरी स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, क्योंकि ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकती, तो वो ये जब इसके बराबर हो जाए तो जो मेरी डायमेंशन आएगी वो मेरी मैक्सिमम डायमेंशन होगी इस फोर्स को बियर करने के लिए। राइट। तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या आई बच्चों? इंड्यूस्ड स्ट्रेस आई P अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और स्ट्रेंथ हमें दी थी कितनी? 250 मेगा पास्कल। क्लियर हो गई बात। अब ये P भी गिवन है, मुझे कितना दे रखा है? 10 किलो न्यूटन। तो मैंने बोला ये 10 है, किलो न्यूटन है तो हमने इसे न्यूटन में चेंज किया, 10 की पावर 3। पाई बाय 4 की वैल्यू क्या थी? 0.785। ये कितना है? डी स्क्वायर, और ये वैल्यू है 250 मेगा पास्कल। क्लियर है। चूंकि मैंने फोर्स किस में ले लिया बच्चों? न्यूटन में।
और स्ट्रेस किस में ले लिए, मेगा पास्कल में, तो डायमेंशन किस में कैलकुलेट होगा, डायमेंशन कैलकुलेट होगा एमएम में। ये ऑलरेडी कैलकुलेट होगा, इसको चेंज नहीं करना आपने, ये एमएम में कैलकुलेट हो गया आएगा। तो बच्चों ये जो डी स्क्वायर है इसको क्या करूं मैं, इसको मैं इधर ले आता हूं, 250 को मैं नीचे ले जाता हूं, तो ये ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 0.785 इंटू 250। इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। ये मुझे रब करना होगा, देखो अब यहां से जो डायमीटर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, 10 इंटू 10 की पावर 3, इसको किससे डिवाइड करना है, 0.785 से, और फिर डिवाइड करना है 250 से, और फिर ये स्क्वायर है, तो ये जो डी स्क्वायर है बच्चों ये आ रहा है, डी स्क्वायर बराबर आ रहा है 50.95, राइट। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो बच्चों जो डायमीटर कैलकुलेट हो गया मेरा यह है 7.13 mm, ठीक है, 7.13 mm। ये मैंने डिजाइन कर दिया, ये मैंने डिजाइन कर दिया। मैंने कहा कि जब मेरा इतना फोर्स लगा हुआ है और जब मेरी स्ट्रेंथ इतनी है तो मेरा जो डायमीटर होगा बच्चों वो कितना होना चाहिए, वो या तो इतना होगा या इससे कम होगा, सॉरी वो या तो इतना होगा या इससे ज्यादा होगा, तभी ये सेफ रहेगा, तभी ये सेफ रहेगा। पूछो क्यों। अब मैंने ये निशान कैसे लगाया समझना इसको, मैंने ये निशान कैसे लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू का। देखो हम यहाँ पहले इक्वल लेके चल रहे थे, इक्वल मान लो। अब बच्चों बात मेरी समझना, बात मेरी ये समझना, मैंने मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी ली थी, 250 मेगा पास्कल। अब ये डायमीटर कम करने का मतलब क्या होगा, डायमीटर कम करने का मतलब होगा अगर फोर्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे। एक चीज समझो, यहाँ पे स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कम हो जाएगा अगर ये कांस्टेंट हो, फोर्स हमारा कांस्टेंट हो, अगर एरिया कम करोगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू घटेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये तो हमने फिक्स कर दी थी 250, तो ये तो नहीं घट सकता, ये वैल्यू नहीं घट सकती। यानी कि अगर मुझे इस बॉडी को सेव करना है किस रिस्पेक्ट में, जब मेरा फोर्स 10 किलो न्यूटन लगा हुआ हो, तो डायमीटर या तो इतना हो या इससे ज्यादा हो, डायमीटर इतना हो या इससे ज्यादा। सोच के देखो, जब डायमीटर ज्यादा होगा तो बॉडी की जो स्ट्रेंथ होगी घटेगी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, ये ज्यादा फोर्स को बियर कर सकता है। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब जो डायमीटर है मेरा वो इससे ज्यादा हो या इससे इसके बराबर हो, इससे कम नहीं हो सकता है डायमीटर, क्योंकि अगर इससे कम कर दिया आपने डायमीटर तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी, और स्ट्रेस तो हमने 250 ली है, 250 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने ये लेस देन वाला निशान ना लगा के क्या किया, इक्वल तो आ ही रहा था, इक्वल तो आ ही रहा था। अब हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब आप बढ़ाओगे इसे तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी भाई। जब बढ़ाने डायमीटर बढ़ाने का मतलब है मटेरियल का और ऐड होना, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो उतना ही डायमीटर रखूंगा जितना कैलकुलेट हो रहा है 7.13 mm, इससे कम मैं रख नहीं सकता, स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे इस डायमीटर के बराबर रखना है या इससे ज्यादा रख सकता हूं मैं, हाँ भाई अगर मेरे पास ज्यादा मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है तो मैं ज्यादा भी रख सकता हूं। अब बात समझ में ये आती है बच्चों कि अगर मैंने डायमीटर चूज कर लिया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको डिजाइन कर दिया। अब मेरी कंडीशन क्या आ गई, मैंने कहा फाइनल कंडीशन ये है कि ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट है बच्चों, ठीक है, और यहां मेरा 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और डायमीटर मैंने कितना कैलकुलेट किया अभी 7.13 mm, और ये मेरी लेंथ होगी, जो भी आएगी वो स्ट्रेंथ आएगी। ये अभी हम सिर्फ इस डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डिजाइन में ज्यादा फोकस हमें इस डायमेंशन में करना होता है बच्चों, क्रॉस सेक्शन में डायमीटर कितना रखें। तो यानी कि अब जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 250 मेगा पास्कल। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैंने इसका डिजाइन कर दिया,
जब मैंने इसका डिजाइन किया, अब ये कंपोनेंट लगा वहां जहां के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप मुझे एक बार बताओ, ये जो फोर्स है 10 किलो न्यूटन मान के जो मैंने डिजाइन किया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों, फोर्स कभी भी फिक्स नहीं रहता। फोर्स कभी फिक्स नहीं रहता, फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। क्यों होता है चेंज? क्यों होता है? हम तो इस पे डिजाइन कर रहे हैं, फोर्स तो चेंज नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकली ये चेंज इसलिए नहीं होता, ह्यूमन एरर। मान लो मैं हूं, मैंने 10 की जगह 15 लगा दिया या 12 लगा दिया। या आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपकी जो बाइक होती है उसका जो फ्रेम होता है बच्चों, वो एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन है। लेकिन लोग क्या क्या करते हैं, 4-4 लोगों को बिठा देते हैं, 5-5 लोगों को बिठा देते हैं। तो क्या वो उस कंडीशन में भी टूटता है? नहीं टूटता। बाइक जो आपकी डिजाइन की गई है बच्चों, वो 2 सीटर है, एक ड्राइवर है और एक जो पीछे बैठेगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, 3-3, 4-4 चलते हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि फ्रेम तब भी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? फोर्स तो बढ़ गया उस केस में, अब 4 जनों का वेट आ गया ना। क्यों नहीं टूटता? ऐसा क्या करते हैं हम डिजाइन में कि वो उस समय भी ब्रेक ना करे? तो बच्चों वो रीजन होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। वो कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमने ये स्ट्रेंथ ली थी ना 250 मेगापास्कल, अब हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है, हमें क्लियरली मालूम है कि अगर हम डायमेंशन बढ़ा देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया की तो हमारी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। अगर एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम कभी भी किसी भी बॉडी को या किसी भी मेंबर को उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे कभी डिजाइन नहीं करते। हम किसी भी बॉडी की, किसी भी मेंबर के मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे कभी डिजाइन नहीं करते। हम हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेंथ से नीचे डिजाइन करते हैं, यानी कि कम स्ट्रेंथ पे डिजाइन करते हैं। क्लियर हो रहा है? जहां मैंने 250 मेगापास्कल ली थी वहां मैं 250 नहीं लूंगा, मैं 250 से नीचे वाली वैल्यू लूंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा, जब मैं 250 से नीचे वाली वैल्यू लूंगा तो मेरी डायमेंशन बढ़ जाएगी। अगर मैं 250 ना रख के यहां पे, अगर मैं 250 ना रखता, अगर कुछ कम वैल्यू रखता, तो ये जो 250 है यहाँ पे ये कम हो जाता। तो जब ये कम होता तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाती। ये पूरी वैल्यू बढ़ जाती तो डायमीटर भी बढ़ जाता। तो यानी कि हमें समझ में आया कि जब हम नीचे वाली स्ट्रेंथ पे डिजाइन करते हैं तो हमारी जो डायमेंशन है वो बढ़ जाती है। डायमेंशन बढ़ने की वजह से उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है जिसे हम कहते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? रिजर्व स्ट्रेंथ। तो डायमेंशन बढ़ने की वजह से उसमें रिजर्व स्ट्रेंथ आई है। और उस केस में जब फोर्स हमारा बढ़ जाएगा तब भी वो फेल नहीं होगा। ये जो रिजर्व स्ट्रेंथ की बात मैं आपसे कह रहा हूं, इस कंसेप्ट को ही कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बेसिकली अब एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, क्या मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो 250 मेगापास्कल दी हुई थी, अगर मैं उससे नीचे डिजाइन करूं तो मेरी डायमेंशन बढ़ी हुई आएगी। और जब डायमेंशन मेरी बढ़ी हुई आएगी तो फोर्स अगर हम बढ़ाए तो इट मे बी पॉसिबल ये ब्रेक ना हो, क्योंकि डायमेंशन हमने बढ़ा दी। तो अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों क्या कि डायमेंशन जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम नीचे वाली बात कर रहे हैं कि हम नीचे डिजाइन करेंगे, वो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, कि उसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, या उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट होता है बच्चों? उसी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? वो स्ट्रेस जो स्ट्रेंथ के नीचे होगी जिस पे हम डिजाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें डायमेंशन बढ़ानी है ताकि वो इससे ज्यादा फोर्स को बियर कर सके। वो स्ट्रेस निकालने के लिए यूज की जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बेसिकली कंसेप्ट ये है बच्चों कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होती है उस स्ट्रेस को निकालने के लिए जिसपे हम फाइनल डिजाइन करेंगे, और उस स्ट्रेस को कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को कहते हैं अलाउएबल स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। और ये हमेशा एक्चुअल स्ट्रेंथ से नीचे रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों?
इट इज यूज टू डिटरमाइन दी अलाइबल स्ट्रेस। सिंपल सी थ्योरी है इसकी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहले तो इसका पर्पस लिखा देता हूं मैं, क्या है, क्यों यूज की जाती है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी वर्किंग स्ट्रेस, और इसका दूसरा नाम क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस, और दूसरा नाम क्या है इसका? अलाउएबल स्ट्रेस। क्या? अलाउएबल स्ट्रेस। क्लियर है? ये तीन नाम होते हैं उस स्ट्रेस के जो एक्चुअल स्ट्रेंथ से नीचे रहती है, जिसमें हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमें इससे ज्यादा फोर्स बियर कराना है। हमें कराना नहीं है, अगर आ गया तब भी ये टूटना नहीं चाहिए, उसके लिए हमारी डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए। अब क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये रेशियो होता है किसका? फेलियर स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्चुअली डिजाइन का टॉपिक है ये, राइट? डिजाइन का टॉपिक है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? अब इसको लिखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन इक्वल्स होगा हमारा फेलियर स्ट्रेंथ, क्या होगी? यील्ड टेंसाइल। क्या? यील्ड टेंसाइल, और अल्टीमेट टेंसाइल भी तो हो सकती है अगर मेटल मटेरियल है तो, डिवाइड बाय क्या होगा हमारा? परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस। तो बच्चों यहां से परमिसिबल स्ट्रेस कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा हूं तो, ठीक है, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये वो स्ट्रेस है जिसपे हम एक्चुअल में डिजाइन करते हैं बच्चों। ये स्ट्रेंथ तो फिक्स रहती है, ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेस है, ये डिपेंड करेगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा लूंगा, ये तो फिक्स है, ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी बच्चों, ये वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर हो रही है बात? ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये वैल्यू उतनी ही कम होगी। और जब स्ट्रेस, अभी हमने देखा था, स्ट्रेस अगर कम होगी तो डायमेंशन उतनी ही ज्यादा होगी, और जब डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सेफ्टी रहेगी। बहुत ज्यादा बॉडी बड़ी है तो ज्यादा कम फोर्स को झेल लेगी। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी रहेगी। क्लियर है पॉइंट? लेकिन एक नुकसान है इसमें। क्या नुकसान है? कि डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट भी होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस लिए यूज की जाती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज की जाती है उस स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें हम डिजाइन करते हैं, और जो हमेशा स्ट्रेंथ से क्या रहती है? नीचे रहती है। जो हमेशा स्ट्रेंथ से क्या रहती है? नीचे रहती है। क्लियर हो गई बात? ये स्ट्रेस है बच्चों, ध्यान रखना, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ नहीं है। ये वेरी कर सकती है क्योंकि एन वेरी कर सकता है, ये वेरी नहीं करती, ये प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है बात? ये आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम एक समरी या कंक्लूजन में बात करें, ठीक है? आपको फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है? देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहली बात आपको नोट क्या करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में? सबसे पहली बात क्या करती है? ये परमिसिबल स्ट्रेस को डिटरमाइन करती है। सबसे पहला पॉइंट, हम उस स्ट्रेस को निकालते हैं जिसपे हमें डिजाइन करना है। स्ट्रेंथ पे कभी डिजाइन नहीं करते बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है? अगर स्ट्रेंथ पे आपने डिजाइन कर दिया तो अगर गलती से भी थोड़ा सा फोर्स बढ़ गया तो वो डायमेंशन कम पड़ जाएगी, वहां स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो जाएगी, मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है? तो डिजाइन कंडीशन क्या होगी? ठीक है, डिजाइन कंडीशन क्या होगी? अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये भी देखो, ये बता देता हूं मैं यहाँ। एक्चुअली सॉन्ग का टॉपिक नहीं है, डिजाइन का टॉपिक है। डिजाइन कंडीशन क्या होगी? जब तक बच्चों क्या
जब तक आपकी इंड्यूस स्ट्रेस, क्या इंड्यूस स्ट्रेस, ध्यान रखना मेरी बात को, जब तक आपकी इंड्यूस स्ट्रेस ज्यादा ना हो किससे, स्ट्रेंथ से, ठीक है, तब तक डिजाइन आपका सेफ ही रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर इंड्यूस स्ट्रेस ज्यादा हो गई स्ट्रेंथ से तो ये हो जाएगा डिजाइन, क्या हो जाएगा, ये डिजाइन हो जाएगा फेल, ये डिजाइन हो जाएगा फेल। और अगर सेफ चाहिए आपको डिजाइन तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारी, इंड्यूस स्ट्रेस क्या होगी हमारी, लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ से या तो बराबर या उसके कम। ये कम से कम स्ट्रेस जनरेट होनी चाहिए। स्ट्रेस जितनी कम जनरेट होगी बॉडी उतनी सेफ रहेगी। समझ में आ रही है बात, पॉइंट क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैंने क्या बताया था आपको, इंड्यूस स्ट्रेस क्या होगी। अब देखो एक टॉपिक समझना है, क्या मैंने कहा कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पॉइंट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो क्या करती है, वो परमिसिबल स्ट्रेस को फाइंड आउट करेगी। परमिसिबल स्ट्रेस को क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी। इसका मकसद यही है कि परमिसिबल स्ट्रेस को निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, N इक्वल्स, ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो, डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो गई हमारी, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, किसी भी मटेरियल की, फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी मटेरियल स्ट्रेंथ जो होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाऊं, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाऊं, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि परमिसिबल स्ट्रेस हमेशा क्या होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अपोजिट। जितनी ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी उतनी कम परमिसिबल स्ट्रेस होगी। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाऊं तो परमिसिबल स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। और चूंकि ये क्या है, ये स्ट्रेस है, ये क्या होगी वैल्यू, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है, याद है मैंने आपको पिछले अभी कैलकुलेशन कराई है, फोर्स मैंने उसमें चेंज नहीं किया क्योंकि फोर्स हमारा फिक्स रहता है, हमेशा लोड के करस्पॉन्डिंग ही डिजाइन होता है। ये वैल्यू तो हो गई फिक्स, तो जो स्ट्रेस है बच्चों वो हो गई P बाय एरिया, ये वैल्यू फिक्स हो गई। तो स्ट्रेस अगर हम बढ़ाए तो एरिया क्या होगा, कम। क्लियर हो गई बात। अब अगर, और यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर स्ट्रेस कम हो तो एरिया क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ गई बात। तो परमिसिबल स्ट्रेस अगर कम है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा मेरा, ज्यादा। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एरिया मेरा ज्यादा है तो कैसे ज्यादा है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई बाय 4 d स्क्वायर, यानी कि डायमीटर ज्यादा होगा। यानी कि डायमीटर क्या है, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, ज्यादा। कौन सी डायमेंशन, डायमीटर, ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमेंशन कहते हैं इसको। और जब डायमेंशन मेरी ज्यादा होगी बच्चों तो मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। भाई अगर मैंने मटेरियल ज्यादा ले लिया तो उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। एक पतली चीज टूट जाती है, मोटी चीज क्यों नहीं टूटती, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर डायमेंशन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मटेरियल लग रहा हो तो कॉस्ट भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा। ठीक, इसी का उल्टा क्या होगा, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी कम होगी तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी, ज्यादा। परमिसिबल स्ट्रेस ज्यादा होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया कम हो गया तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, कम। डायमेंशन अगर कम हो गई तो स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। लेकिन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि डायमेंशन क्या है, कम, कम मटेरियल लगेगा। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यही आता है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे तो क्या चीज कम होगी और क्या चीज ज्यादा होगी।
अब बात यहाँ हमें समझनी है क्या, देखो हमारे लिए अच्छा डिजाइन क्या होगा, हम चाहते हैं स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो, यही तो चाहते हैं, और कॉस्ट कम से कम हो। हमारी टेंडेंसी क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट डिजाइन क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा और कॉस्ट कम। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी घटाएं तो कॉस्ट घट जाती है। तो ना तो हमें इसे ज्यादा रखना है ना हमें इसे कम रखना है, तो हम एक ऑप्टिमम वैल्यू पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड करते हैं, वो मटेरियल के करस्पॉन्डिंग डिसाइड करते हैं कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। समझ में आ रही है बात, मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, कुछ समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नहीं आया तो बार बार रिपीट करके देखो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा फिर पूरा आधे घंटे का, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर हमें समझ नहीं आया, आप हमें डिटेल में बताओ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा कि कैसे सेफ होता है आपका मटेरियल, ठीक है। आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने करवाया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। जब मैं लाइव सेशन करूँगा आपके साथ तब आप मुझसे वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, मैं आपको पूरा डिटेल करके बताऊँगा वहाँ पे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।